Hello everyone, welcome to Adda 247. My name is Antara and today we are going to discuss about the Rohingya crisis. शुरू करते हैं म्यांमार के बारे में कुछ फैक्ट्स के साथ। म्यांमार जो कंट्री है जिसको आप बर्मा के नाम से भी जानते हैं, द करेंसी इज क्यात। यहाँ पे जो मेजर लैंग्वेजेस बोली जाती है दैट इज बर्मीज और जो मेजर रिलीजन है दैट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज हाउएवर नॉट द स्टेट रिलीजन, ये वहाँ का स्टेट रिलीजन नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट इसको प्रेफरेंस देती है थेरावेदा बुद्धिज्म को कहीं ना कहीं, बट द मेजर रिलीजन इज बुद्धिज्म। और यहाँ पे जो डी फैक्टो रूलर है दैट इज ऑन्ग सान सू की। हाउएवर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट इज हतीन क्याओ। इसके बाद कैपिटल के बारे में काफी टाइम एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द कैपिटल। नाई पी ताओ इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ म्यांमार। फाइन, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बर्मा के बारे में कि हिस्ट्री किस तरीके का रहा। ब्रिटिश ने इसको एक कॉलोनी बनाया था ड्यूरिंग 1885-86, जिसके बाद 1948 को बर्मा इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, हाउएवर एट प्रेजेंट जो हमें इशू डिस्कस करना है उसके लिए बहुत जरूरी है बर्मिस सिटीजनशिप लॉ के बारे में जानना, जो कि कब इंप्लीमेंट हुआ था 1982 को। अब उस वक्त वहां पे हालांकि मिलिट्री रूल चल रहा था, लेकिन ये जो सिटीजनशिप लॉ है, ये सिटीजनशिप लॉ क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर कोई यहाँ पे सिटीजनशिप चाहता है देन ही हैज टू प्रूव दैट हिज एंसेस्टर्स आर लिविंग इन दिस कंट्री प्रायर टू 1823। 1823 से पहले उनके एंसेस्टर्स यहाँ पे रह रहे थे, ये प्रूफ उन्हें देना पड़ेगा, तभी उन्हें सिटीजनशिप मिल सकता है। फाइन, इतना क्लियर है। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं है, इन दैट केस दे विल बी इधर रेफर्ड टू एज रेसिडेंट फॉरेनर्स और एज एसोसिएट सिटीजन्स। उस केस में भी अगर पेरेंट्स में से, अगर दोनों पेरेंट्स में से, मम्मी पापा में से कोई एक भी अगर पेरेंट अगर म्यांमार के सिटीजनशिप रहे हैं, इवन इन दैट केस दे विल बी डिक्लेयर्ड एज रेसिडेंट फॉरेनर्स और एसोसिएट सिटीजन्स इफ दे डू नॉट प्रोवाइड प्रूफ दैट देयर एंसेस्टर्स हैव बीन लिविंग इन दिस प्लेस प्रायर टू 1823। ये बर्मीज सिटीजनशिप लॉ अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट डिटेलिंग यहाँ पे क्या है। जैसा कि आप थोड़ा ज्योग्राफिकल लोकेशन जान लीजिए कि जो सेंटर में आपको दिख रहा है दैट प्लेस इज म्यांमार, ऑब्वियसली यू कैन सी दैट। उसके ऊपर चाइना, देन लाओस, देन थाईलैंड, उसके बाद बैंकॉक, उसका कैपिटल आप देख सकते हैं। देन अगर थोड़ा सा साउदर्न पार्ट में आप आ जाए अपने स्क्रीन के तो आपको मलेशिया दिख रहा होगा और इंडोनेशिया दिख रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाउंड्री के तरफ, अगर आप ध्यान दें तो वहां पे इंडिया दिख रहा होगा और आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा। फाइन, अब आइए आप सिटीजनशिप इशू पे। ये सिटीजनशिप इशू क्या था कि यहाँ पे जो सिटीजनशिप इशू था कि 2000 जितने लोग यहाँ पे 1823 से पहले नहीं रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड कर रही थी म्यांमार गवर्नमेंट, दैट वाज द इशू। फाइन, ओके, अब बात करते हैं थोड़ा सा और 2011 के बाद क्या हुआ। 2011 तक ये मिलिट्री जुंटा, जो कि आप एक मिलिट्री रूल समझ सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, वो वहां पे चली 2011 तक। फाइन, लेकिन 2011 के बाद 2012 में क्या हुआ? 2012 में एक लड़की का वहां पे रेप हो गया था और उसका मर्डर हो गया था। फाइन, which was in a रोहिंग्या डोमिनेटेड लोकेलिटी। ये इंसिडेंट एक रोहिंग्या डोमिनेटेड लोकेलिटी में हुआ, जिसके वजह से ऑब्वियसली क्या हुआ, जो लोकल पॉपुलेशन वहाँ पे था, जो वहाँ पे बाकी मेजॉरिटी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन था, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्रोध आ गया था। फाइन, देन इन 2015 व्हाट हैपेंड, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हैपेंड, ओके, एंड आफ्टर दैट डेमोक्रेसी आ गया। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि जो पहले का सिटीजनशिप लॉ था उसमें शायद कुछ अमेंडमेंट हो जाए और शायद रोहिंग्या को सिटीजनशिप स्टेटस मिल जाए, ऐसा एक होप कहीं ना कहीं उनके मन में रहा होगा। लेकिन इवन दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिड नॉट ग्रांट देम विथ एनी सिटीजनशिप और एनी बेसिक राइट्स। कुछ राइट्स उनको नहीं मिला, कुछ सिटीजनशिप उनको नहीं मिला, इवन आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लियर है? ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जिनको सिटीजनशिप नहीं मिला वो क्या है?
सिटीजनशिप नहीं मिला, किसी कंट्री का सिटीजन नहीं है, दैट मीन्स दे आर स्टेटलेस पीपल, दे डू नॉट हैव अ स्टेट. Okay, understand that point. Now this Rohingya people, they are a ethnic group. Largely इसमें मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो पहले कहाँ रह रहे थे वो रखाइन स्टेट में, अगर आपने मैप में ध्यान दिया होगा तो फिर वहाँ पे रखाइन स्टेट में वो उस प्रोविंस में रह रहे थे म्यांमार के अंदर. Okay, now you must have also noticed that the language that is spoken in this region is basically Burmese, लेकिन जो रोहिंग्या पॉपुलेशन है they basically speak a dialect of Bengali. तो यहाँ पे क्या हो गया, कहीं ना कहीं एथनिक डिफरेंसेस आ गया. ठीक है, उसके बाद म्यांमार गवर्नमेंट पे यूएन ने ये अक्यूज किया है दैट यू आर ट्राइंग टू क्लींस द रखाइन, दे आर एक्यूज्ड ऑफ एथनिक क्लिनजिंग, कि उसको हटा देने का कोशिश किया जा रहा है वहाँ से. जिनोसाइड के भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेडलाइंस देखने को मिला न्यूज़पेपर हेडिंग्स में. फाइन, थोड़ा सा टाइमलाइन इशू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन था दैट इज हराह अल यकीन. हराह अल यकीन ने क्या किया था, 9 अक्टूबर 2016 में इन्होंने कुछ बॉर्डर में इशू क्रिएट कर दिया था जिसमें लगभग कुछ पुलिसमैन की डेथ हो गया था. ठीक है, पुलिस पर्सनल्स वेर किल्ड. आफ्टर दैट ऑब्वियसली द मिलिट्री लॉन्च्ड सिक्योरिटी क्रैकडाउन for these people, for finding out these people that how come you violated the rules, जिसके वजह से कुछ civilians की death हो गई थी और as a result 87,000 refugees according to UN, 87,000 refugees ने अक्टूबर 2016 से लेके अगस्त 2017 के बीच में उस जगह को छोड़ दिया और वो लोग आसपास के नेबरिंग कंट्रीज में फैलने लग गए, यहाँ वहाँ वो लोग जाने लग गए. ठीक है, जिसमें से जो मेजर हॉटस्पॉट था जहाँ पे वो लोग जाने लग गए दैट वाज बांग्लादेश सिंस दैट टाइम. फाइन, अब अगस्त 2017 इसी साल 25 अगस्त 2017 में क्या हुआ, अरकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी दैट इज ARSA, इन लोगों ने एक आर्मी बेस पे अटैक कर दिया रखाइन में और 30 पुलिस पोस्ट पे अटैक कर दिया. ओके, अब इस अटैक के वजह से वापस से आर्मी ने क्या किया, उसको काउंटर करने का कोशिश किया और एज अ रिजल्ट वापस सिविलियंस भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट हुए, बिकॉज ऑफ विच फ्रेशली 1,23,600 people fled to Bangladesh again. पहले भी हॉटस्पॉट क्या था, बांग्लादेश था. हाउएवर नेबरिंग कंट्रीज में भी वो लोग जाने लगे थे और अभी क्या हुआ, वापस से 1,23,600 लोग बांग्लादेश के अंदर जाने लग गए. फाइन, अब बांग्लादेश का स्टेटस क्या है, अब यहाँ पे बहुत सारे रेफ्यूजीज आ गए हैं बांग्लादेश के अंदर. तो बांग्लादेश के अंदर सिंस लास्ट 2 decades देयर आर ऑलमोस्ट 5 lakhs रोहिंग्या रिफ्यूजीज स्टेइंग इन बांग्लादेश. कहाँ पे रह रहे हैं, शेल्टर हाउसेस में रह रहे हैं, कॉक्स बाजार एरिया में रह रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड लाइफ है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिचुएशन क्या है, लोगों का ऑलरेडी बहुत ख़राब है. और यहाँ पे रिसेंटली शेख हसीना जी ने एक स्टेटमेंट ये भी जारी किया कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, सो इट इज़ टू मच ऑलरेडी. ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले फिर से हाल ही फिलहाल में मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया गया है कि दिस रोहिंग्या पीपल विल नॉट बी अलाउड टू यूज़ एनी मोबाइल फ़ोन. फाइन, इसके अलावा रॉबर्ट डी वॉटकिंस, ये जो पर्सन है, ही इज़ बेसिकली अ UN रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग ओवर देयर, उन्होंने कहा है इफ़ वी नीड टू एकोमोडेट दिस पीपल और फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस पीपल $200 million की ज़रूरत है यहाँ पे. हालांकि according to the news headlines 2 days back from today there is a notable drop in process of migration to Bangladesh. Fine, ये है अभी बांग्लादेश का स्टेटस. आगे बढ़ते हैं, इंडिया को क्यों परेशान होने की जरूरत है उसे देखेंगे, लेकिन उससे पहले वापस से थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं. ठीक है, बांग्लादेश के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट दीज पीपल आर फ्लोइंग इनटू इंडिया. इंडिया में फ्लो इन करने के बाद अभी क्या हुआ, मोहम्मद सलीमुल्लाह एंड मोहम्मद शकीर, इन 2 व्यक्तियों ने हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें वापस म्यांमार भेज देता है, उस केस में इन दिस केस आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी वायलेटेड. लेट मी टेल यू, पार्ट 3 of the Indian Constitution deals with fundamental right, जिसमें से आर्टिकल 14 is right to equality and आर्टिकल नंबर 21 is right to life.
ओके, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं अभी कि हमारा राइट टू लाइफ वायलेट हो जाएगा और राइट टू लाइफ के साथ साथ हमारा इक्वलिटी भी वायलेट हो जाएगा। एक बात आपसे कह दे कि ये लोग सिटीजन भले ही इंडिया के सिटीजन्स नहीं हैं, इंडियन लैंड के अंदर इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया हर किसी को राइट टू लाइफ मिलता है। एवरीबडी हैज द राइट टू लाइफ इवन इफ ही होल्ड्स अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया और नॉट, एवरीबडी हैज द राइट टू लाइफ। सो इन दिस केस दीज पीपल हैज फाइल्ड दिस पिटिशन। फाइन, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इंटरनेशनल लॉ एंड नॉन रिफोलमेंट वो भी वायलेट हो जाएगा। व्हाट इज नॉन रिफोलमेंट? इसका ये मतलब हुआ कि आप हमको वापस यहाँ से म्यांमार नहीं भेज सकते हो जहाँ पे ऑलरेडी हमारे लाइफ को खतरा है, जहाँ से हम भाग के आए हैं, जहाँ से हमें अपनी जिंदगी बचा के आए हैं बहुत मुश्किल कंडीशंस में, आप हमको वापस उसी जगह पे नहीं डिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करेगा। बट क्या हमने ऐसी कोई इंटरनेशनल लॉ साइन किया है? दैट इज वन क्वेश्चन। ओके, भले ही हमने ऐसे किसी इंटरनेशनल लॉ को साइन नहीं किया है, बट स्टिल ऑन ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स या फिर इस पे काफ़ी ज़्यादा डिबेट है कि उनको वापस भेजा जा सकता है नहीं जा सकता है, क्योंकि जहाँ से कुछ लोग अपनी ज़िंदगी बचा के आए हैं, आप वापस उनको मौत के मुंह पे धकेल रहे हो। इट विल बी समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट का इस पे क्या स्टे है? व्हाट डज द गवर्नमेंट हैव टू से अबाउट इट? गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट डाला है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके हिसाब से ये प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, इंडिया का सिक्योरिटी का इशू। ठीक है, आपने देखा ऑलरेडी म्यांमार गवर्नमेंट में किस लिए ये सब चीजें स्टार्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन और क्लैशेस विद द आर्मी। फाइन, अब इंडिया की सिक्योरिटी पे इशू आ रही है, इंटरनल सिक्योरिटी पे इशू आ रही है, नेशनल सिक्योरिटी पे इशू आ रही है। फाइन, रोहिंग्या मिलिटेंसी जो है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ऐसा कहना है दैट दीज पीपल हैव बीन फाउंड इन्वॉल्विंग इन टेररिस्ट एक्टिविटीज इन जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद, मेवात, इन जगहों में एक्टिव टेररिज्म देखने को मिला है, विच इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री। फाइन, इसके अलावा देखिए रिसोर्सेस लिमिटेड है, ऑलरेडी यहाँ पे जो लोग हैं, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, उनको एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत हो रही है, उनको हाउसिंग की दिक्कत हो रही है, एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, इन सब प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी हमें सिटीजन्स के लिए देखना है। तो उसके ऊपर जब ऑलरेडी 40,000 पॉपुलेशन इज देयर, या फिर और जब बाहर से रिफ्यूजीज आ जाएंगे, तो हम उनको केटर कैसे करेंगे विद दिस लिमिटेड रिसोर्सेस? इसके अलावा बुद्धिस्ट सिटीजन्स जो है यहाँ पे, कहीं ना कहीं उनको भी एक थ्रेट है वायलेंस का, कि वहाँ पे बुद्धिस्ट के तरफ से रोहिंग्यास को डिस्क्रिमिनेसी मिला, तो फिर कहीं यहाँ पे हम बुद्धिस्ट के अगेंस्ट कुछ डिस्क्रिमिनेसी कर दे, कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जा सकता है। कुछ लोगों ने इसे बोध गया में जो बॉम्बिंग हुआ था उसके साथ भी रिलेट किया है। फाइन, ओके, क्लियर है यहाँ तक? पहला हमने देखा था अबाउट द पिटीशन फाइल्ड एंड नाउ वी आर लुकिंग एट द गवर्नमेंट एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली, अभी रिसेंट स्टेटस क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लेटेस्ट सिचुएशन, यहाँ पे मोहम्मद सलीमुल्लाह जो है, हु इज द मेन पिटिशनर, उन्होंने कहा है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैन नॉट claim under one blanket that all Rohingyas have terror links। सारे के सारे रोहिंग्यास का टेररिज्म के साथ कोई लिंक है, ऐसे एक ही चादर के अंदर सारे रोहिंग्यास को गवर्नमेंट क्लासिफाई नहीं कर सकती है, ऐसा उनका कहना है। एंड यहाँ पे एक और सजेशन है दैट 1980s में जब श्रीलंका में वॉर का एक सिचुएशन था, उस वक्त तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिल रेफ्यूजीज को फिल्टर आउट किया था और LTTE मेंबर्स को अलग से आइडेंटिफाई किया था। तो कुछ ऐसा आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जो रोहिंग्याज जेन्युइन हैं और हु डू नॉट हैव एनी टेरर लिंक, लेट देम स्टे बैक एंड देन विथ अदर्स यू कैन डील अकॉर्डिंग टू द लॉ, एज पर लॉ आप उनके साथ डील कर सकते हैं। फाइन, अभी इंडिया का स्टेटस क्या है? वी आर दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो हमसे सारे नेशन, सारे नेबरिंग कंट्रीज, पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं अभी इंडिया के तरफ एक होपफुल नज़रों से देख रहा है कि क्या करती है हमारी गवर्नमेंट विद दिस इशू, हाउ डू वी रिजॉल्व इट। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हाउएवर, साउथ एशिया में ऑलरेडी इंडिया के पास द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिफ्यूजीज आर देयर। मॉरल इश्यूज आ जाता है, ह्यूमैनिटी का इश्यूज आ जाता है, हम लोगों को जेनरस बनना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पुअर एंड द स्टेटलेस होमलेस पीपल, जिनको ये भी कहा गया है कि दे आर द लीस्ट वांटेड पीपल इन दिस वर्ल्ड। तो उनको देखना कहीं ना कहीं हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी।
एंड इवन विथ रिस्पेक्ट टू आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके हिसाब से भी हमें इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ऑब्वियसली इकोनॉमिकल इज अ वेरी बिग इशू एज वेल, कि जो हमारा कालादान प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहा है और साथ ही साथ जो डीप वाटर पोर्ट वहाँ पे है म्यांमार के अंदर, उसको भी हमें कहीं ना कहीं साथ में लेके चलना पड़ेगा फॉर दी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द नेशन. क्योंकि कहीं ना कहीं ये इशू हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है और क्योंकि म्यांमार भी एक एशियन नेशंस का एक हिस्सा है, तो उस हिसाब से भी इन्फ्लुएंस डालने की कुछ सजेशंस आ रही है. ठीक है, तो अभी फर्दर क्या है, हमने आपसे कहा था कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द यूएन कन्वेंशन, जो 1951 का कन्वेंशन था, उसमें इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी. हाउएवर हमने कभी ऐसे रूल्स को वायलेट नहीं किया है इन द पास्ट, इसीलिए हमसे एक्सपेक्टेशंस है लोगों को कि इन द फ्यूचर ऑल्सो वी विल टेक केयर ऑफ दिस रिफ्यूजीज. कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, देयर इज अ मोरल बर्डन वर्सेस एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है, कुछ लोगों का ये कहना है कि और कितना, ऑलरेडी साउथ एशिया में हम लोग ही है जो सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज को शेल्टर दे रहे हैं, और कितना, व्हाई नॉट यू डिपोर्ट देम टू पाकिस्तान और सम अदर नेशंस. बट हियर द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक अ स्टेप. और इसके साथ ही साथ हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को भी कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है विद द रोहिंग्यास फ्रॉम म्यांमार. हाउएवर इसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है कि हिंदूज ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उनके पास जाने के लिए और कहीं जगह नहीं है, वो और कहाँ जाएंगे, राइट? बिकॉज इंडिया इज अ प्लेस वेयर दे कैन अप्रोच, बट रोहिंग्यास के लिए और ऑप्शंस है. ओके, दिस इज अनदर स्टेटमेंट. ये मेरा नहीं कहना है, ये लोग, मतलब दीज आर दी ओपिनियंस और दिस आर दी आर्ग्यूमेंट्स दैट यू कैन से, दिस आर नॉट माई पर्सनल ओपिनियंस और आर्ग्यूमेंट्स. फाइन. सो आज के इस डिस्कशन में हमने इतना ही बातें किया आपसे. आपको क्या लगता है? डू कमेंट एंड डू शेयर योर व्यूज अबाउट दिस इशू, इंटरनल सिक्योरिटी इशू, मॉरल इशू, टेररिज्म इशू. तो क्या एक रिजोल्यूशन हो सकता है इस पूरे रोहिंग्या क्राइसिस का, एंड हाउ डू the democracy of India being the largest prevails in a successful manner. Thank you so much for joining. This is Antara signing off. Thank you.